स्टूडेंट यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आज की वीडियो में हम बात करें उन सभी टॉपिक्स पे जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और हर बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं एरिया से आते हैं। वेलकम टू नेट क्रैकर्स, मैं अनुराग शर्मा। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिए गए हैं, इसमें कोर्स कोड 2 पॉलिटिकल साइंस है। हम आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एरियाज हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, और ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस किन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर अप करता है। सबसे पहले देखिए हमारे पास आती है यूनिट नंबर 1 विच इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो अपना सिलेबस देखते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो मोस्टली हम लोग एक पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं कि सिलेबस हमारे सामने आए, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लिबर्टी पढ़ेंगे, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप। अब सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि इसका मेजर एक्सपेक्ट क्या है। तो अगर मैं आपके सिलेबस में इन टॉपिक्स के साथ शुरुआत करूं, तो यहाँ पर एक मेजर चीज जो है वो मिसिंग रह जाती है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर आप इक्वालिटी, लिबर्टी या जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो क्या ये कॉन्सेप्ट हवा में घूम रहे हैं? ये जमीन पे है, प्रैक्टिकल है। बट प्रैक्टिकल है क्या? क्या जंगलों में है? जी नहीं। कहाँ है? राज्य में है, स्टेट में है। तो प्रैक्टिकली सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए स्टेट, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्टेट। क्या है राज्य? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी एक स्टेट को स्टेट बनाते हैं? और एनार्की क्या है, उससे बाहर निकलने के तरीके क्या है, इनके ऊपर बात करना। बट जब आप स्टेट को पढ़ेंगे, किसी भी रेफरेंस बुक का आप सहारा लेते हैं मार्केट में आने वाली, तो आप ये देखेंगे कि मोस्टली रेफरेंस बुक बात करेंगी उन थिंकर्स की, उन कंट्रीब्यूशन की जो अलग अलग टाइम पे दिए गए। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए पॉलिटिकल थ्योरी के साथ, ठीक है? और थ्योरी के साथ जब आप शुरुआत करें तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए जो कि थिंकर्स के द्वारा बताए गए हैं। तो यूनिट नंबर 1 और 2 में हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए यूनिट नंबर 2। यहाँ लिखा गया है पॉलिटिकल थॉट्स। अब आप यहाँ पढ़ेंगे प्लेटो जैसे थिंकर्स को, एरिस्टोटल को, मैकियावेली को, हॉब्स को, लॉक, रूजो और हीगल को। अब जब आप इन थिंकर्स की पूरी सीरीज देखें, तो यहाँ पर ही मैं रफली आपको बता सकता हूँ कि वो मेजर थिंकर जो स्टेट के ओरिजिन से लेकर उसकी एग्जिस्टेंस पर बात करते हैं, चाहे वो प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, लॉक और रोजो हैं। ये वो सब थिंकर हैं जो स्टेट के ओरिजिन पे, उसकी एग्जिस्टेंस पे, कि वो कैसे हमारे सामने आया, इसको लेके बहुत कंसर्न नजर आते हैं। फिर अगर हम दूसरी कैटेगरी के थिंकर्स में जाएं, तो जब आप पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल को, तो मिल से पहले व्हाट आई रियली सजेस्ट कि आप बेंथम को भी पढ़िए। ऑल्दो आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के सिलेबस में मिल और बेंथम आप दोनों पढ़ते हैं, बट वाई एम सजेस्टिंग कि आप मिल से पहले बेंथम को पढ़िए, क्योंकि मिल के जो कोर आइडिया है वो बेंथम से ही निकल कर आते हैं। तो जब आप बेंथम और मिल को पढ़ेंगे, तो आपको यूटिलिटेरियन स्टेट्स क्या हैं, वो किस तरह से सामने आए, उनकी बातें समझ में आएंगी। फिर आप जब पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को, तो कार्ल मार्क्स एग्जिस्टिंग स्टेट मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं और एक नया तरह का स्टेट बनाने की बात करते हैं, स्टेटलेस या क्लासलेस सोसाइटी की बातें करते हैं। वहीं जॉन रोवेल्स जैसे थिंकर आपको इक्वालिटी के ऊपर फोकस नजर आएंगे। जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को एक बार पढ़ लेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे, और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझना और इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को डील करना बहुत इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप डायरेक्टली पहले इनको पढ़ें, ठीक है? फिर बात की जाए इन थ्योरीज की सारी, या जिसको आप पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी कहते हैं, चाहे वो लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म, इकोगलिज्म, मल्टीकल्चरिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी थ्योरी भी आपको बहुत इजी लगने लग जाती है। एंड मोस्टली जो टॉपिक यहाँ पर कवर अप किए गए हैं उनसे आप पहले ही वेल अवेयर हैं। अब यहाँ पर शुरुआत जब हम करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो यूजीसी नेट के एग्जाम को अगर आप देखें, तो प्रैक्टिकली अगर हम प्रोपोर्शनेट वे में डिस्कस करें, तो हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और ऐसे में टोटल मार्क्स हो गए 200, ठीक है? बट वी सजेस्ट कि अगर आप जीआरएफ का सपना रखते हैं, तो आप 70 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेक्ट
आप आंसर करके आए, ये मान के आप चलिए कि 70 प्लस आपको सिर्फ पेपर 2 में करना है। एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गया है, वो 90 तक भी इजिली कर लेता है। ऑल दो 90 तक अगर आप पहुंच पा रहे हैं, 90 करेक्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो मानिए कि आपकी सब्जेक्ट में नॉलेज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने कवर अप किया है। बट अब यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो प्रोपोर्शनली, जैसा कि मैंने कहा कि 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, यूनिट हमारे पास 10 हैं, तो प्रैक्टिकली हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसका मतलब पॉलिटिकल थ्योरी से 10 क्वेश्चन और पॉलिटिकल थॉट से 10 क्वेश्चन। बट अगर आप पिछले कुछ सालों के एग्जाम को देखें या आप 10 सालों के एग्जाम को भी देख लीजिए, तो आपको दिखेगा कि प्रोपोर्शनेट वे बनता नहीं है। कई बार आपको पब्लिक से 3 से 4 क्वेश्चन दिखेंगे, कई बार कंपेरेटिव से 3 से 4 क्वेश्चन दिखेंगे, तो बाकी सारे क्वेश्चंस कहाँ जाते हैं? बाकी सारे क्वेश्चन उन यूनिट्स को जाते हैं जहाँ नॉलेज बहुत सारी है, एग्जामिनर के पास स्कोप बहुत ज़्यादा है चीज़ें पूछने का। तो ऐसे में ये 2 यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन 2 यूनिट्स पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। 20 से लेके 25 तक क्वेश्चन आपको इन 2 यूनिट से पूछे जा सकते हैं, 20 to 25। तो इसलिए पॉलिटिकल थॉट्स को और पॉलिटिकल थ्योरी को कवर अप करना आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर अभी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं तो रिवीजन फेज में भी आप इन 2 एरियाज पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए अब इसके बाद आते हैं अपनी अगली यूनिट की तरफ, दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जब मैं बात करूंगा ना, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी यूनिट अगर हमारे पास कोई है और सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर अगर आप किसी में कर सकते हैं तो वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही है। इसमें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ धर्मशास्त्रा और अग्नासुता इन 2 टॉपिक्स को अलग कर दूं, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो जाती है। एंड अगर आप देखें कि अग्नासुता या धर्मशास्त्र से रिलेटेड नॉलेज भी आप इकट्ठा करने चले तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है वो। तो एग्जैक्टली ये जज कर पाना कि कहाँ तक आपको पढ़ना है या छोड़ना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। बट इसके अलावा हर एक थिंकर के साथ आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना है। कोई भी थिंकर, अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिशर्स जब भारत में थे तो कई बार ये मजाक उड़ाया करते थे कि इंडिया की कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है। इवन अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो कहता है कि इंडिया की खुद की कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है, इन्होंने तो सब वेस्ट से उठाया। एंड प्रैक्टिकली अगर आप हमारे क्लासिकल थिंकर्स को छोड़ दीजिए, जैसे कौटिल्य की मैं बात करूं या फिर मैं कबीर की बात करूं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को अगर मैं क्लासिकल उसमें देख लूँ, स्वामी विवेकानंद को अगर मैं देख लूँ कि किस तरह से वेदांता की फिलॉसफी को आगे लेके जा रहे हैं, तो मोस्टली थिंकर जो है पुराने ही आइडियाज़ को या वेस्ट के आइडियाज़ को ही फॉलो करते आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इंट्रो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अवार्ड्स अगर कोई मिले हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, नोबेल इन लिटरेचर मिला था, ठीक है, या फिर अगर कोई मूवमेंट्स जुड़ी हैं, ये 4 चीज़ें हमें फोकस करके चलनी है। फॉर एग्जांपल गांधी जी को आप पढ़ते हैं तो गांधी जी का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है लाइफ का, ठीक है, उसको समझना क्या है। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स क्या क्या हैं। अवार्ड्स, गांधी जी के सेशन में अब अवार्ड्स का पार्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अवार्ड हम लोग गांधी जी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही, ठीक है, उसको फोकस कर सकते हैं, विच इज़ नॉन वायलेंस, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट्स अलग अलग, चंपारण के मूवमेंट की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, खेड़ा मिल्स, ये सब चीज़ें आपको कवर अप करनी होती है। तो ये सिर्फ एक याद करने वाला पार्ट है, इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी इजी। कोई भी बच्चा जिसने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़ा है, स्पेशली सेशन को अच्छे से पढ़ा है, उसके लिए बहुत ईजी होता है इन टॉपिक्स पे आंसर करना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एंड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वो यूनिट है जिसको सबसे लास्ट में आपको पढ़ना चाहिए। रीज़न के कंपेरिजन के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो हमारी फर्स्ट 2 यूनिट, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3, ये 30 क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिकली आने चाहिए अगर हम प्रोपोर्शनेट में देखें। बट अगर आप एक्चुअल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि इन 3 यूनिट से आते हैं एग्जाम के अंदर। अब आते हैं बाकी 2 स्कोरिंग यूनिट्स के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशन अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट 2 पार्ट देखें, पहले 2 पार्ट देखें, तो जो आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है
उसी को थोड़ा एक तरह से आगे बढ़ाया गया है। मार्क्सिज्म वहां पड़ी थी, यहाँ पर क्या आ गई, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म आ गई। अब स्ट्रक्चरल या कंटेम्पररी या नियो, ये वर्ड एक तरह से इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते रहते हैं बार बार। आप देखिए नियो लिबरलिज्म, नियो रियलिज्म, अब ये लगातार चीजें बदलती जा रही है। पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, फेमिनिज्म की थ्योरी वहां पर भी है हमारे पास, यहाँ पर भी है, बस फर्क इतना हो जाएगा कि वहां पर जो फेमिनिज्म आप पढ़ रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से है। स्टेट देखिए, जैसा मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो स्टेट आप यहाँ पढ़ने की बजाय वहीं पर शुरुआत में पहले इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर इन पॉइंट्स को मैं हटा दूं, इन दो एरियाज को अगर हम आगे ही मर्ज कर दें यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स के साथ ही, तो जो बाकी एरिया इंटरनेशनल रिलेशन का बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जो अगर आपने एक बार भी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। आई थिंक मोस्टली पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को इन एरियाज में इंटरेस्ट भी होता है कि क्या है यूनाइटेड नेशन, WTO, आसियान वगैरह, ये सब इजीली कवर अप हो जाता है। और कंटेम्प्रेरी इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर। टेररिज्म की अगर बात की जाए, क्या चल रहा है, या कल्चरल या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या चल रही है, इस तरह की चीजें बहुत इजीली कवर हो जाती हैं। तो यूनिट नंबर 5 4th नंबर पे हम रखेंगे। अगेन स्कोरिंग यूनिट है, यहाँ पर आपको मोर देन 10 क्वेश्चन या एग्जैक्ट 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अगेन हिस्टोरिकली इसको समझना बहुत आसान है। हम एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, और तरीका हमारा क्या रहेगा, हम प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर के टाइम के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेहरू जी के टाइम पे क्या क्या हुआ जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, फिर शास्त्री जी के टेन्योर में क्या हुआ, फिर इंदिरा गांधी के टेन्योर में क्या हुआ, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड नाउ नरेंद्र मोदी। तो वन बाय वन इन चीजों को हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। अगेन अगर आप देखें तो ज्यादातर पार्ट हिस्टोरिकल है, या आपको करंट अफेयर्स की चीजें मिल जाएंगी, जैसे G20 समिट है, ब्रिक्स है, इनमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनको थोड़ा सा 6 महीने का आपको पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, अगेन ये भी बहुत इजी पार्ट है, और यहाँ पर भी करंट अफेयर्स का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यूनिट नंबर 6 के साथ अब आपके पास 5 ऐसी यूनिट हो चुकी हैं जो आपके लिए स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यूनिट नंबर 2 जो है हमारी, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर इसके बाद 1 और 2 के बाद 3, यूनिट नंबर 5 और 6। अब टेक्निकली इन 5 यूनिट से आने चाहिए 50 क्वेश्चन, बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको 50 से ज्यादा 60 या 60 प्लस क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं इन खाली 5 यूनिट्स के साथ। अब इसके बाद आती है यूनिट नंबर 7 हमारी, विच इज एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको पढ़ना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई बच्चा आज पढ़ने बैठे कि भाई एग्जाम मेरा 18 जून को है, चलो मैं आज पढ़ने बैठता हूँ, तो व्हाट आई रियली सजेस्ट कि भाई मत पढ़ो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल रहती है। जब आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे में जरूरी है कि मल्टीपल रिवीजन आपकी होनी चाहिए। अगर आप दिसंबर 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो यस, आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ने के लिए देना चाहिए, अगर आप बहुत बेस से भी इसको पढ़ते हैं तो आई थिंक 1 महीने में आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होना चाहिए, और आपके एग्जाम तक आपकी 5-6 रिवीजन हो जानी चाहिए। अगेन स्कोरिंग यूनिट है, आपको यहाँ पर इजिली 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मिनिमम 8 तो आपको मिल ही जाएंगे देखने को। तो अगली आपका यूनिट होना चाहिए उन 5 के अलावा, छठी यूनिट, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट नंबर 7 होनी चाहिए। अब यूनिट नंबर 7 के बाद अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट पे, दैट इज पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यूनिट नंबर 8 जो है हमारी, डील किन चीजों के साथ कर रही है, स्टेट क्या है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नेचर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है भारत में। तो अगर इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ के आए तो आपको दिखेगा थ्योरी तो है, बट ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है। आपको भारत की राजनीति को उसकी आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प मिलेगी। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि राजनीतिक दल काम कैसे करते हैं, कौन कौन सी बड़ी पार्टियां हैं भारत में, नेशनल पार्टी कितनी है, स्टेट पार्टीज कितनी है। अगर अभी का मैं आपको टाइम बताऊं तो टोटल जो पार्टीज भारत में रजिस्टर्ड है वो 2600 के अप्रॉक्स है। 2600 पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत के अंदर अभी। ठीक है, तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स जो है आपके यहाँ पर कवर अप होते हैं। जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया क्या है, आइडियोलॉजी एंड सोशल बेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है भारत के अंदर, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं। आई थिंक कोई भी स्टूडेंट जिसका IQ थोड़ा अच्छा है, नॉलेज थोड़ी अच्छी है, अगर आप एक बार भी इनको टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एकदम फिक्स आपके दिमाग में हो जाएंगे। तो हमारी 7th जो अपनी सीरीज में हमें 7वीं यूनिट रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए।
अब इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अभी हम साइड रखते हैं, रीजन कि ये अगेन एक थॉटिकली बहुत टफ यूनिट हो जाती है। तो हमारी 8th यूनिट जो हमें अपने सिलेबस में कवर अप करनी चाहिए, दैट इज यूनिट नंबर 10। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये सब बेसिक चीजें जो इंडिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है। और अगर आप देखें तो सारे ही टॉपिक आपको बहुत बेसिक टॉपिक नजर आएंगे। गुड गवर्नेंस क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ग्रीवेंसेस क्या है, लोकपाल, लोकायुक्त, ये टॉपिक्स के बारे में आप न्यूज में भी सुनते आए हैं लगातार और पढ़ते भी आए हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है भारत में, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखिए तो नीति आयोग जैसे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पॉलिसीज जब आप देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ एक पॉइंट मेंशन है, देखिए पॉलिसीज में अगर आप बात करें तो हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, एनएचआरएम, आरटीई, इसके अलावा जितनी भी मेजर स्कीम्स आती हैं उनसे कई बार क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं। तो पिछले 10 सालों में कौन सी मेजर स्कीम्स रही गवर्नमेंट की, 100 प्लस हैं एक्चुअली, 170 के अप्रॉक्स मेजर स्कीम्स हैं। आई डोंट से कि आप 170 याद कर लीजिए इस टाइम पर बैठ के, बट एटलीस्ट कोशिश कीजिए जो मेजर स्कीम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीनेशन, तो देयर इज अ स्कीम कॉल्ड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। उज्ज्वला योजना गैस के लिए आ रखी है। तो इस तरह की जो मेजर स्कीम्स हैं 50-60 के आसपास, वो आपको गो थ्रू उसकी होना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। अब इस तरह से अगर हम इस यूनिट के साथ चलें अब, तो यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 4 को अगर हम छोड़ दें तो हम 8 यूनिट्स अपनी कवर अप कर चुके हैं। दीज आर दी 8 यूनिट्स। 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, यहाँ से 160 मार्क्स हैं। अगर आप इन यूनिट्स को भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं, यू कैन ईजिली क्वालिफाई फॉर द जीआरएफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेजर पार्ट रहेगा। पहली 5 यूनिट्स जो हैं जो मैंने डिस्कस करी, वो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मानी जाती है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 और 6। तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपको कवर अप करनी है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको कवर अप करके चलने हैं। एंड आई विश कि आप इसको अच्छे से कवर अप करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। साथ ही यूनिट नंबर 9 और 10 को यूनिट नंबर 9 और 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों थॉटिकली बहुत लेंथी यूनिट है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो इन दो यूनिट्स को आप अपने सिलेबस में सबसे लास्ट में मान के चलिए। यूनिट नंबर 9 पहले कीजिए, फिर 4 पे आइए। तो दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, एंड अलॉन्ग विद दैट दीज 8 यूनिट विच वी डिस्कस्ड, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोर आपको दिलाने वाले।